आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई हुई एक रीसेंट जजमेंट के बारे में, जिसको लेकर के मीडिया तो उतना इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा है, पर हाँ, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड और आपकी नॉलेज को लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप इस न्यूज़ कटआउट को देख लीजिए, जिसमें कि ये लिखा हुआ है, डॉटर्स हैव कोपाशनरी राइट्स इवन इफ देयर फादर वाज नॉट अलाइव व्हेन हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स। तो बेसिकली क्या इशू था, इसको आप जब समझेंगे तब ये हेडलाइन आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो केस है, ये केस चल रहा था विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का, और इस केस में ही जजमेंट आई है अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसका कोरम बना हुआ था जस्टिस अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नाजिर और एम आर शाह, इन्होंने जजमेंट दिया है। और ये केस 2018 का है, इसका जजमेंट अभी 2020 में आया है। ओके, तो आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के लिए पहले तो आपको बेसिक समझना पड़ेगा कि हिंदू लॉ में जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें किस तरीके से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उसका हिस्ट्री ये कहता है कि हिंदू लॉ के बेसिकली दो स्कूल हुआ करते हैं। एक होता है मिताक्षरा और दूसरा होता है दया भागा। मिताक्षरा जो है ये बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र और मद्रास स्कूल जैसे एरिया में इसे फॉलो किया जाता है। और दया भागा जो है ये ज़्यादातर कह सकते हैं, या उसका केवल एक लिमिटेड एरिया ही है जो कि है बंगाल और असम वाला एरिया। और अगर हम आगे देखें तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कोपाशनरी का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, क्योंकि कोपाशनरी जो है, इसने इस वर्ड को कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया अपनी जजमेंट के दौरान, तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। कोपाशनरी बेसिकली इसका आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये कहता है, कोपाशनरी इज अ नैरोअर बॉडी ऑफ पर्सन विद इन अ जॉइंट फैमिली एंड कंसिस्ट ऑफ फादर, सन, सन सन एंड सन्स सन सन, लाइक जॉइंट फैमिली, राइट। तो आई थिंक ये थोड़ा सा क्रिटिकल लैंग्वेज है, तो इसको हम इस फ्लो चार्ट की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, लेट्स से ये एक फादर है, इनके 2 सन हैं। ओके, अब इनकी भी वाइफ है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि कोपाशनरी जो सिस्टम होता है, इसमें मेजरली मेन का काम होता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो मेन के बीच होता है। लाइक फादर है तो वो उनके बेटे के पास में प्रॉपर्टी जाएगी, पर बेटी के पास में प्रॉपर्टी नहीं जाती है। और एक चीज़ और, हम बात करें अभी मिताक्षरा सिस्टम की, यानी कि जो मेजरली ऑल ओवर इंडिया में फॉलो हुआ है उस सिस्टम की, यानी कि ये मिताक्षरा सिस्टम जो है ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है ये बाय बर्थ होता है, यानी कि जो पर्सन अगर पैदा हो जाता है तो बाय बर्थ ही उसको ये प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो बेसिकली ये इस सन को और इस सन को ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद में ये इनके सन के सन को ट्रांसफर हो जाती है। और ऐसे 3 जनरेशन तक की जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं कोपाशनरी। ये याद रखिएगा कि केवल 3 जनरेशन तक के ही फॉलो होता है, उसके आगे नया जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो एपेक्स कोर्ट है, उसने क्या इशू को लेकर के डिस्कस किया है। इशू ये था कि 2005 में एक अमेंडमेंट आया था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में, जिसमें ये ऐड किया गया कि जो आज तक के पुराना कोपाशनरी सिस्टम चला आ रहा था, जिसमें केवल मैन को लिवरेज मिला हुआ था, मैन को राइट मिला हुआ था प्रॉपर्टी के ऊपर, उस चीज़ को हटा करके हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाया और इसमें ये ऐड किया गया कि आज के बाद किसी भी विमेन का भी राइट होगा, इक्वल राइट होगा। अब अगर हमारे यहाँ कोई पार्टीशन होता है तो यानी कि यहाँ पे अगर इस आदमी की अगर कहा जाए कोई डॉटर भी होती तो वो भी उसको ट्रांसफर होता, वेयर पहले ऐसा नहीं होता था। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का जजमेंट ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अब ये जो हमारा इशू चलता आ रहा था कि क्या जो अमेंडमेंट आया वो रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि जो पुराने केसेस हुए हैं, जो पुरानी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला है, तो क्या उन्हें अभी हिस्सा मिलेगा। यानी कि 2005 में जो अमेंडमेंट आया उसके द्वारा या उसकी हेल्प से क्या जो पुरानी जिनका बर्थ 2000 पहले से बर्थ हुआ है, क्या उन्हें राइट मिलेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि यस, इसका इम्प्लीमेंटेशन रेट्रोस्पेक्टिवली होगा, यानी कि ये पुराने केसेस को भी लेगा, कंसिडर करेगा। ओके, और इसके आगे
इन्होंने ये भी कहा कि इसमें फादर अलाइव हो या ना हो, इस चीज़ का कोई मैटर नहीं होगा, यानी कि आप जितनी भी हिंदू फैमिलीज होगी ये लॉ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। ओके, इस केस के द्वारा, यानी कि इस केस का जो जजमेंट आया है इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि जो पुराने केसेस थे हमारे जिसने कहा था कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, जैसे कि 2016 का केस है प्रकाश वर्सेस फूलवती और मंगल, ये जो टीबी राजू का जो केस था, ये केस ओवररूल हो गए हैं, इनके जजमेंट जो है अब काम के नहीं रहे हैं क्योंकि इन्हें हमारे नया केस जो है इसने ओवररूल कर दिया है। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये जजमेंट आया है क्योंकि इसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, उनका लाइफ अफेक्ट होता है। काफ़ी सारी ऐसे केसेस आए थे जिसमें कि भाइयों ने बहन को निकाल दिया था और उसके बाद में विमेन काफ़ी ज़्यादा भटक रही थी। तो फाइनली एक ऐसा जजमेंट आया जिसको कह सकते हैं कि विमेन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या फर्दर हमारे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है इस केस के द्वारा। तो पहला पॉइंट तो ये है कि उन्होंने ये कहा कि हमारा जो केस होता है कि विमेन को प्रॉपर्टी मिलना चाहिए या नहीं, उसके वो तो ठीक ही है, बट उसके अलावा कोर्ट ने ये कहा कि आज के बाद हम मेन और विमेन दोनों को इक्वल ट्रीट करेंगे, जैसा कि सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का जो अमेंडमेंट आया था 2005। तो आप यहाँ पे 2005 का अमेंडमेंट का टेक्स्ट देख सकते हैं जो लिखता है कि बाय बर्थ बिकम, यानी कि जो मेन और वुमेन दोनों, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली गवर्न बाय मिताक्षरा लॉ द डॉटर ऑफ द कोपार्शनरी shall by birth become a co-partner in her own right in the same manner as the son, यानी कि जैसे मेन को मिला हुआ था वैसे ही विमेन को भी मिला चाहिए। उसके आगे ये लिखते हैं वही दूसरी बात जो मैंने आपको बताया हुआ है कि फादर का अलाइव होना ज़रूरी नहीं है, वो 2005 के पहले डेथ हुई या बाद में हुई, इससे कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। थर्ड पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये भी सोच रहे होंगे, आपके मन में डाउट आएगा कि उन फैमिलीज का क्या जो कि पहले से ही पार्टीशन कर चुके हैं, पहले से ही उन विमेन को राइट नहीं मिला हुआ है जो कि 2005 के पहले जिन फैमिलीज का पार्टीशन हुआ है और उसमें वुमेन को कंसिडर नहीं किया गया था। तो फ्रेंड्स उसके लिए कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई पार्टीशन ओरली हुआ है तो उसके ऊपर तो ये हमारा अमेंडमेंट का इफेक्ट होना ही है और पार्टीशन जो है उसमें विमेन का हकदार होगा। पर अगर कोई पार्टीशन लिविंग विल यानी कि रिटन फॉर्म में, ओरली नहीं, उसमें प्रॉपर हम लोग प्रॉपरली रजिस्टर हुआ है तो उस चीज़ में इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस अमेंडमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और अगर ये चीज़ हमारे लॉ को फॉलो करता है देन इट्स वेरी मच रिलायबल। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी इस नोट के साथ में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है while delivering their judgment. They said son is a son till he has a wife. डॉटर इज ऑलवेज अ डॉटर, राइट, यानी कि एक मैन जो है वो सन तब तक ही रहता है जब तक कि उसकी शादी होती है। ये प्रॉपरली कहा जाए तो अरुण मिश्रा हमारे जस्टिस हैं, उन्होंने ये कहा है, इन्होंने ये कहा साफ साफ कि अ सन इज सन टिल ही टेक्स हिम अ वाइफ, अ डॉटर इज अ डॉटर ऑल ऑफ हर लाइफ, राइट, डॉटर रिमेन्स अ लविंग डॉटर थ्रू आउट हर लाइफ। तो काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट था। तो फ्रेंड्स आई थिंक मैंने इस वीडियो में सारे के सारे एस्पेक्ट लॉ के कवर कर लिए हैं। आई थिंक दिस इज फुल ऑन वीडियोज जिसमें कि सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स that's all for today. If you like the video then please share, like and subscribe to our channel. That's all.